नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी में। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। आधुनिक जीवन शैली और तेज रफ्तार से भागती जिंदगी के बीच हम सबसे ज्यादा खिलवाड़ अपनी सेहत के साथ कर रहे हैं, लेकिन तंदुरुस्ती हजार नेमत के बराबर है। ये बात याद रखना जरूरी है और तंदुरुस्त रहने के लिए दिल की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो पिछले 20 साल से हृदय रोग मौत का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हृदय रोगों के कारण अब दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज कम उम्र में ही दिल से जुड़ी बीमारियां युवाओं को घेर रही हैं। तो कैसे आज के दौर में रखें अपने दिल का ख्याल? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपके दिल में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ है डॉक्टर राकेश यादव, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली। डॉक्टर यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर संतोष भट्टेड़ आयुर्वेद का नजरिया समझाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भट्टेड़। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनु राजेश, प्रोफेसर, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। डॉक्टर अनु राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जन्म से पहले धड़कना शुरू कर देने वाला दिल थकता तो नहीं, लेकिन अचानक थम सकता है। ऐसी नौबत आने से पहले ही अपने दिल से दिली जुड़ाव बनाएं और उसे बिगड़ने से बचाएं। आइए जीवन के लिए हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण अंग की खैर खबर के बहाने अपनी सेहत और जिंदगी को नए सिरे से संवारते हैं। हमारा दिल यानी हृदय 4 कक्षों का मांसपेशियों से बना ऐसा अद्भुत अंग है जो गर्भ में होने के दौरान ही धड़कने लगता है और फिर जीवन भर धड़कता है। इसका मुख्य काम फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका तक पहुंचाना, साथ ही कम ऑक्सीजन वाले रक्त को फेफड़ों में पंप करना है ताकि उसमें घुली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। क्योंकि ये महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसकी गड़बड़ियां जीवन की सलामती के लिए घातक साबित होती हैं। हृदयाघात संबंधी बीमारियां दुनिया भर में मृत्यु का अहम कारण है। अच्छी बात यह है कि हृदय की कार्यप्रणाली की समझ और बीमारियों के इलाज और रोकथाम के मामले में विज्ञान ने पिछले 5 दशकों में बहुत तरक्की की है। दिल से जुड़ी बीमारियां मुख्य तौर पर 2 प्रकार की होती हैं। पहली जन्मजात और दूसरी अर्जित यानी वातावरण, आदतों, संक्रमण जैसी वजहों से उत्पन्न। जन्मजात रोगों में ज्यादातर हृदय कक्षों के बीच मौजूद वाल्व की संरचना में गड़बड़ी या कक्षों के ना बन पाने की गड़बड़ियां होती हैं। इनके लक्षण जन्म के बाद कुछ ही समय में दिखने लगते हैं। दूसरी तरफ हार्ट अटैक या बाहरी वातावरण से उत्पन्न बीमारियों में लक्षण बड़े बच्चों और वयस्कों में दिखते हैं। हृदय की बीमारियों में आनुवांशिक कारण, उम्र और लिंग जैसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन बाहरी वातावरण, रहन सहन और आदतों से उत्पन्न खतरों को नियंत्रित करके हम दिल की बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल, तो दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, दिल को पूरी तरह से सेहतमंद रखा जा सकता है। और क्या है इसके लिए जरूरी उपाय, ये जानने के लिए 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो तमाम जरूरी सलाह और सुझाव है वो विशेषज्ञों से ले सकते हैं। पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू से हमारे पास कॉल आया है। अमित हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। अमित, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, बताइए। मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर दिल की धड़कन किसी की कम हो तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है अमित जी, आप थोड़ा सा बताइए। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं, आप सलाह किससे लेना चाहेंगे? जी, मैं आयुर्वेदिक नजरिया समझना चाहेंगे। ठीक है डॉक्टर भट्टेड़, दिल की धड़कन कम है जी, तो क्या किया अमित जा सकता है? जी, आपकी उम्र क्या है? जी सर, 30 साल है मेरी उम्र। अच्छा, 30 साल की उम्र है। आपका वजन क्या है शरीर का लगभग? मेरा कोई 85 किलो वजन होगा सर। 85 किलो है। अच्छा, ठीक है ना। कभी आपने थायराइड की अपनी जांच कराई है क्या? नहीं सर, नहीं करवाई। हाँ, तो मैं मूलतः कुछ बातें बताऊंगा। जैसे कि अगर दिल की धड़कन कम है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। तो अगर थायराइड के कोई अगर मरीज है जिसको हाइपोथायराइडिज्म है
तो उसमें भी ये हार्ट की जो दिल की धड़कन है उसकी गति थोड़ी कम होती है जी। इसके अलावा अन्य कोई कारण है तो आपको एक विशेषज्ञ की राय ज़रूर लेनी चाहिए, सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जितना आपने बताया आपकी उम्र 30 साल है और वजन 85 किलो है, तो इसमें मेरा पहला सलाह आपको ये रहेगा कि आपका वजन थोड़ा सा कम करने की तरफ आप ध्यान दें। तो शारीरिक श्रम, व्यायाम जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। जितना आप व्यायाम करेंगे उतना ही हार्ट को काम करने का एक अवसर मिलेगा। तो नेचुरली हार्ट की पंपिंग जो है वो बार बार होना पड़ेगा, तो आपकी दिल की धड़कन भी कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर दिल का विशेष अगर आपको लगता है इसकी जांच करना चाहिए तो एक कार्डियोलॉजिस्ट से और एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, इन दोनों से अगर आप राय मशवरा करेंगे तो आपकी जांच के बाद ही आपको ये पता चल पाएगा कि दिल की धड़कन क्यों कम है। अगर विशेष करके दिल की धड़कन 60 से कम जा रही है तो जरूर इसमें दर्द न करते हुए तुरंत आप विशेषज्ञ की राय लेना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम सवाल शामिल करेंगे। लेकिन डॉक्टर यादव, जो पहला सवाल आया है कि दिल की धड़कन कम है, मैं एक आम नागरिक की तरह पूछना चाहूंगी, क्या ये पता लग पाता है कि हमारे दिल की धड़कन कम है? ये कैसे समझा जाता है? हमेशा याद रखिए कि दिल की धड़कन दो तरह से कम हो सकती है। एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कम है, जैसे एथलीट होते हैं, बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी दिल, मैराथन रनर होते हैं, उनकी धड़कन 30 और 32 ही होती है। अच्छा, तो आप पहली फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया है या पैथोलॉजिकल है, कोई कारण से है, तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि आपकी ईसीजी में क्या आ रहा है, ये एक नॉर्मल ब्रेडिकार्डिया या ब्लॉक्स के कारण ब्रेडिकार्डिया है। तो दिल की धड़कन, ये आप मान लीजिए हम नॉर्मल कहते हैं, अगर 60 से कम एक नॉर्मल हेल्दी में, जो बहुत स्पोर्ट्समैन नहीं है, अगर 45 आ रही है, 40 आ रही है, तो ईसीजी कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। अगर ब्लॉक के कारण हो रहा है तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा। कभी कभी कुछ दवाओं के कारण ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, जैसे हम किसी ब्लड प्रेशर के लिए हम दवाएं देते हैं जो हार्ट रेट कम करती है। इसके कोई लक्षण होते हैं क्या? कैसे चक्कर आएगा जब आपकी दिल की धड़कन कम हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि मरीज कहता है साहब मेरी माता जी बैठी हुई थी, 1 सेकंड के लिए उनको ब्लैकआउट्स हो गया। तो ये ब्लैकआउट्स है, ये बेसिकली कार्डियक कॉज से ही हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉज से कभी नहीं हो सकता। दूसरा, चलते चलते बेहोश हो गए, खड़े खड़े बेहोश हो गए, सांस फूल रही है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं जो दिल की धड़कन कम होने से मरीज को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कॉलर है सर्वेश ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना, बताइए। मेरे सीने में दर्द होता है। आपके सीने में दर्द होता है? हाँ जी, सीने में दर्द होता है और कभी कभी तो मतलब बहुत तेज होता है। कभी कभी सो रही हूँ तो एकदम रात में होने लगेगा, सोऊंगी, और कई बार वैसी कोई जैसे कैंसर की बात हो गई तो मतलब होने लगा, जैसे मतलब दबाऊंगी, कभी कभी दबाऊंगी। और जैसे मैं झूले पर, दूसरे ऊंचे वाले झूले पर से नीचे आता है ना, तो इतना दर्द होता है, मतलब पकड़ के दबा के देते, कलिया निकल के बाहर आते थे दर्द। अच्छा सर्वेश, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया अभी तक? डॉक्टर को नहीं, मैंने एक बार अर्जुन की छाल पी थी 1 हफ्ते करीब, तो उससे थोड़ा मेरे को मैंने आराम सा लगा था। ठीक है, ठीक है सर्वेश। डॉक्टर यादव, आप क्या बताएंगे? देखिए, एक चीज याद रखिए, जो भी सीने का दर्द 2 तरह से हो सकता है, एक तो हृदय रोग से और एक बिना हृदय रोग के। तो सीने के दर्द के 500 कारण हैं, ये सिर्फ नहीं है कि हृदय रोग से होता है। हृदय रोग से जो सीने का दर्द होता है उसकी बड़ी पिक्यूलियर सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो एक्सर्शन पे होगा। जब आप चलेंगे तो सीना भारी होगा, दर्द होगा, आपको घबराहट होगी, और कभी वो सेकंड्स का दर्द नहीं होता है, ये आपके मेरे 2 सेकंड के लिए चुभन हो गई, ये कभी हार्ट से नहीं हो सकता। हार्ट का दर्द जब भी होगा एक्सर्शन पे होगा, 1-2 मिनट रहेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जब आप आराम करेंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ज्यादातर जो ये लोकलाइज पिन प्रिक पेन होते हैं, ये साइकोलॉजिकल होते हैं, न्यूरोजेनिक होते हैं। अच्छा। तो आपकी जो हिस्ट्री से आपको लग रहा है कि आप झूला नीचे आते तो होने लगता है, कभी कभी होने लगता है, जो आपकी हिस्ट्री से हमें लग रहा है वो ज्यादा इंगित करता है कि आपको हृदय का दर्द नहीं है। तो आप कृपया करके किसी डॉक्टर को जाके अपना इवैल्यूएशन करें और उसका उपयुक्त इलाज है। जहां तक कुछ दवा खा ली, वो खा लिया, उससे थोड़ा कम हो गया, ये सबका साइंटिफिक कोई बेसिस नहीं है। अपनी डायग्नोसिस बनाए पहले कि ये सीने का दर्द क्यों हो रहा है, और हर दर्द का इलाज अलग अलग है। ठीक है, एक कॉलर है, रेनू ने कॉल किया है हरियाणा से। रेनू, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब, एंड नमस्ते टू यू मैम ऑल्सो।
मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे जो मामा जी हैं, कोविड के बाद उनको हार्ट में थोड़ा-थोड़ा पेन होता था, तो हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई, उससे पता लगा कि उनका जो हार्ट है वो 45% काम कर रहा है। अभी उनका जो ट्रीटमेंट है उसमें अटोरवास और एस्पिरिन जैसी मेडिसिन्स हैं, जिनको वो पिछले 3-4 महीने से ले रहे हैं और लेने के बाद अब उनको पेट में भी अल्सर्स हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इतना कोई ड्रास्टिक इफ़ेक्ट नहीं दिखा है और डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस कर दिया पेसमेकर के लिए। तो मैम हम थोड़ा-सा स्ट्रेस्ड आउट हैं, थोड़ा-सा परेशान हैं कि पेसमेकर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम पेसमेकर डलवाते हैं तो कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? क्या-क्या उसकी प्रोग्नोसिस है और वो कितना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा? ठीक है रेनू, आप कॉल पर रहिए। Thank डॉक्टर you, यादव, ma'am. आप क्या सलाह देखिए देंगे? बेसिक आपके कोविड के बाद अगर आपको हार्ट का फंक्शन कम हुआ है, आपके हिसाब से वो 45% है। 45% में पेसमेकर के 2 इंडिकेशन होते हैं कि जब हार्ट, जैसे मैंने पहले बताया, आपको ब्रेडिकार्डिया हो गया हो, हार्ट ब्लॉक में चला गया हो, तो आपके केस में पेसमेकर का सिर्फ वो इंडिकेशन, अगर ईसीजी में कोई ब्लॉक नहीं है, ब्रेडिकार्डिया नहीं है, तो आपके केस में दूसरा पेसमेकर होता है जो 3 चैम्बर वाला पेसमेकर हम लोग कहते हैं। आपका हार्ट का फंक्शन खराब हो गया, आपका हार्ट का मूवमेंट जो है वो ठीक नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, ये सिंक्रोनाइज है, उसमें वो पेसमेकर काम करता है। तो पहले जानना पड़ेगा आपको कौन सा पेसमेकर एडवाइस किया गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, और ये पेसमेकर जो भी हैं अच्छे हाथों में बहुत सेफ हैं। एवरेज लाइफ इनकी 10 साल से ऊपर है और रिप्लेसमेंट भी बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। तो अगर आपको पेसमेकर की जरूरत, आपके डॉक्टर ने आपको देख के आपका इको, आपकी ईसीजी, आपकी एंजियोग्राफी करके बताया है, तो हिचकिचाइए नहीं, ये सेफ प्रोसीजर है और ये काफी ड्यूरेबल प्रोसीजर है। इसके कॉम्प्लिकेशन 1% से कम है। ठीक है डॉक्टर अनु राजेश, अब मैं थोड़ा सा होम्योपैथी की तरफ आऊँगी। मुझे होम्योपैथी का थोड़ा नज़रिया बताइए, जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं उन्हें लेकर होम्योपैथी का नज़रिया क्या है, कैसे दिखता है इसे? राइट, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटम। इसका मतलब है लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। लाइक्स मतलब जो रोग लक्षण, जो रोगी का लक्षण जो दिखाते हैं, उसको उन्हीं दवाइयों से ट्रीट करते हैं जिनका भी वही लक्षण हो। तो होम्योपैथी में हार्ट डिजीज का 2 अप्रोच है, वन इज प्रिवेंटिव अप्रोच एंड दूसरा है ट्रीटमेंट अप्रोच। प्रिवेंटिव अप्रोच उनके लिए है जिनका प्री डिस्पोजिशन टू हार्ट डिजीज़ है, जिनका कोई जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है, जो प्री डिस्पोज्ड है हार्ट डिजीज़ के लिए, उनको अभी हार्ट डिजीज़ हुआ नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं, वी डू द प्रिवेंटिव अप्रोच। तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करने की सलाह देते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस, बैलेंस डाइट, और जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और रेगुलर एक्सरसाइज हो 150 मिनट्स इन ए वीक, दैट इज इंक्लूडिंग एरोबिक एक्सरसाइजेस ऑफ वॉकिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जो भी है वो पेशेंट के अनुसार हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूरी है हार्ट के लिए। सेकेंड अप्रोच है ट्रीटमेंट अप्रोच। ट्रीटमेंट अप्रोच उन लोगों को देते हैं जिनको एक्चुअल में हार्ट डिजीज़ या डायग्नोस्ड हार्ट डिजीज़ है। उसमें क्या करते हैं, हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सारे लक्षण को हम इकट्ठा करते हैं। वी डू द केस टेकिंग, टोटलिटी ऑफ केस के बाद हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें भी ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स जो प्राइमरी प्रिवेंशन में बताया गया है, प्रिवेंटिव अप्रोच में बताया गया है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में और डिटेल में मैं आपसे समझूंगी। एक कॉलर और हैं, तमन्ना ने हमें दिल्ली से कॉल किया है, फिलहाल उनका कॉल लेते हैं। तमन्ना, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैम मेरा नाम तमन्ना है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड की एज है 45 और वो डायबिटिक पेशेंट है। उनकी जो फास्टिंग शुगर है वो 185 के आसपास रहती है। अब उन्होंने कुछ दिन से उन्होंने जॉगिंग स्टार्ट करा है, तो जॉगिंग के टाइम पे उनका जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत जकड़ा रहता है। तो डाइट मॉडिफिकेशन क्या हो और उसमें प्लस आयुर्वेदिक जो है उसका क्या रोल हो सकता है अगर हम उस चीज़ को ऐड ऑन करें अपनी लाइफ में? तो ठीक है तमन्ना। डॉक्टर पटेल, आप क्या सलाह देंगे, बताइए। हाँ तमन्ना जी, आपके हस्बैंड की एज आपने बताई 45 ईयर्स है, क्या मैं जान सकता हूँ डायबिटीज़ के साथ मोटापा भी है उनको? जी सर, मोटापा है। हाँ,
तो जब भी डायबिटीज़ के साथ मोटापा होता है तो उसके साथ में नेचुरल है नेक्स्ट फेज़ में जो है कि हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट आना तय है मोस्ट प्रोबेबली, है ना। डायबिटीज़ पेशेंट दे आर मोर प्रोन फॉर द साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो खैर वो तो आगे की बात है, लेकिन अगर मोटापा है तो मेरी पहले सलाह ये है कि क्या आपने लिपिड प्रोफाइल कराया है, उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की जांच कराई है कभी? नहीं सर, हाँ, अभी कोई जांच तो नहीं एक करवाई बार है। क्योंकि डायबिटीज़ के साथ मोटापा है तो ज़रूर एक बार लिपिड प्रोफाइल कर फिर डायबिटोलॉजिस्ट और साथ में हार्ट स्पेशलिस्ट दोनों मिलकर आपको उस तरह से क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न ये था कि आयुर्वेद के माध्यम से क्या प्रिवेंटिव अप्रोच होना चाहिए, तो डायबिटीज़ और मोटापा दोनों साथ में चलने वाली बीमारी है। इसके लिए सबसे पहला है कि अपना खान पान सुधार लिया जाए। तो मुख्यतः जो आपका खान पान है उसमें विशेष करके वेजिटेरियन डाइट पे एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल रिच डाइट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और इसी के साथ मैं अन्य भी जो भी व्यूवर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हार्ट की जो बीमारियां हैं उसको ज़्यादातर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसका सिंपल तरीका है कि अपने किचन को सुधारा जाए। अगर हमें याद है कि भारतीय अगर किचन की बात करें तो हर घर में किचन का एक साथ खाने का डब्बा रहता है, और उसमें कि साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो दादी से लेकर आज तक चला आया है कि उसमें हल्दी, जीरा, अजवाइन, लहसुन और सूंठ और उसके साथ में मेथी दाना, ये जो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इंडियन किचन की, ये एक तरह से आत्मा है। अगर इसका भरपूर मात्रा में किचन में उपयोग किया जाए तो काफ़ी हद तक हार्ट की बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ में दूसरा है कि मानसिक तनाव, जहां से आज का ये चालू हुआ कार्यक्रम, कि आज की जीवन शैली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मानसिक तनाव। और आयुर्वेद ये मानता है कि जो हार्ट है, हृदय जो है, वो मन का भी स्थान है। तो जितना अगर मानसिक तनाव बढ़ेगा उसका डायरेक्टली मॉडर्न के हिसाब से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू वो हार्ट के ऊपर दबाव डाल रहा है। तो मानसिक रिलैक्सेशन, तो घर में जहां अगर अपना मंदिर है या जहां पर भी आप जाना चाहते हो तो दिन में 15-20 मिनट इस तरह की कोई ना कोई आध्यात्मिक एक्टिविटी से जुड़े रहे। थोड़ा सा योगासन और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। इनके साथ में फिर बाहर जो फिजिकल एक्टिविटी आप करने जा रहे हो उसके पहले ज़रूर एक कार्डियक चेकअप, उसका बेसिक चेकअप जैसे एक ECG ले लिया जाए। और उसके बाद में ज़रूरी समझते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट आपको मार्गदर्शन करेंगे कि भाई थ्रेडमिल टेस्ट करना है, एंजियोग्राम करना है, तो उस हिसाब से उनकी मार्गदर्शन पे अगर वास्तविकता में कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज पाई जाती है तो जैसे वो मार्गदर्शन करेंगे उस तरह से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन चूंकि एज 45 ईयर्स है, अभी भी आप प्रिवेंटिव अप्रोच में जाएंगे तो काफ़ी हद तक आप इससे निजात पा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर राकेश यादव, जाहिर तौर पर तमाम जो खबरें हैं वो भी हमने सुनी हैं हार्ट अटैक को लेकर। जो फिट दिखने वाले लोग हैं वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो तमाम मैं कहूँ डेटा आते हैं वो ये बताते हैं आंकड़े कि अब हम 10 साल पहले ही दिल से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बड़ी वजहें हैं इसके पीछे, आप क्या समझ रहे हैं, बड़े फैक्टर्स क्या हैं? पहली चीज ये मान लीजिए कि आप बहुत फिजिकली फिट हैं और आपको हृदय रोग नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है। हृदय रोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कारण जेनेटिक्स भी है। अच्छा, तो हृदय रोग क्यों होता है कि आपके जो हार्ट की आर्टरीज हैं, जो आपकी हार्ट की मसल सप्लाई करती हैं, उनमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और वो नैरो होती है। अब ये डिपॉजिशन दो तरह से हो सकता है। एक तो हार्ड है, वो कोलेस्ट्रॉल बहुत मजबूत है तो टूटता नहीं है, तो उससे आपको धीरे धीरे नैरोइंग होगी तो एंजाइना होगा। एक होता है बड़ा सॉफ्ट सा कोलेस्ट्रॉल है, वो टूट के वहां प्लेटलेट भर गई और उसने हार्ट को ब्लॉक कर दिया, वो हार्ट अटैक का कारण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानिए, जो आजकल बहुत सवाल ही हमसे पूछे जाते हैं, साहब वो तो बड़े फिजिकली फिट हैं। फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप हार्ट से भी फिट हैं। जैसे आप स्लो ड्राइविंग करते हैं तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, पर तेज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। यही हमारे शरीर के साथ है। अगर आपका जेनेटिक मेकअप है और आप लापरवाह करेंगे तो वही हार्ट अटैक आपको 40 साल में होगा। आप डाइट कंट्रोल करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, और हमारे कहां से हमारी तीनों पद्धतियां जो आज हैं, ये एक चीज सबसे बड़ी कहती है, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। कुछ कंट्रोवर्सी होती है आपस में, कुछ कहता है फैट बिल्कुल मत खाओ, मैं कहता हूं फैट जरूर खाओ बट अच्छा फैट खाओ, बट बार बार हर एक ही बात कहता है कि अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें। तो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी संभावनाएं कम करते हैं बट जीरो नहीं कर सकते।
इसलिए ये घबराइए नहीं। बहुत बार कहते साहब वो तो जिम पे दौड़ता था हार्ट अटैक हो गया, मैं क्यों जिम पे दौड़ूं? बिल्कुल गलत है। आप दौड़िए क्योंकि आप अपनी संभावनाएं कम करते हैं। बिल्कुल। 2 कॉलर्स और हमारे साथ जुड़े हैं। पहले कॉलर हैं सोनम ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। सोनम, स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका। सोनम, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में सवाल पूछिए आप अपना। हाँ हेलो जी बताइए। मैं साहब, हम जब सोते हैं रात में या दिन तो हमको सीने में धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। सोनम, थोड़ा सा आपको तेज बोलना होगा, हम बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं आपको। दोहराइए अपना सवाल। कह रहे हैं कि जब सोते हैं रात में या जी। दिन में जी। तो जैसे 10 मिनट आप नींद आई और उसके बाद फिर सीने में धड़ धड़ की आवाज होना लगती है और फिर हम उठ कर बैठ जाते हैं। बैठेंगे तो आधे घंटे के बाद फिर धीरे 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 आराम हो गया, सब अच्छे आराम होती है। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करें और क्या बचाव करें या क्या? ठीक है। सोनम जी, क्या उम्र है अभी आपकी? हमारा 58 साल 58 है जी, 58। अच्छा सोनम, आप थोड़ा बताइए समस्या आपको कब से ज्यादा हो रही है? हाल फिलहाल हुई? ज्यादा हमको समझिए कि 2018 से ज्यादा हो गई है। ठीक है, ठीक है। वजन जरूर पूछिए इनका। अच्छा, ठीक है। ये सोनम जी, आप आपका पूछेंगे वजन। ठीक है, वजन बता दीजिए, आपका वजन कितना है अभी? मेरा वजन तो तक नहीं देखे हैं, लेकिन मान कम से कम 1 साल पहले हम टेस्ट करवाए थे तो उस समय हमारा भी कम से कम 58 किलो था। 58 किलो? हाँ, 58 किलो था। ठीक है, बताइए डॉक्टर यादव, क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा जो ये आप बता रहे हैं वो हम लोग क्या, हम उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप बिल्कुल फिजिकली डिकंडीशनड हैं। तो जब आप सोती हैं तो आपको आपका जो मुंह के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर आपकी सांस बंद कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब कुछ देर सांस बंद रहती है तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सडनली आप उठ जाते हैं। तो अगर आपको कोई और बीमारी ना, हृदय की कोई बीमारी नहीं है, हृदय का फंक्शन ठीक है, ये कभी कभी वॉल लीकेज में भी होता है। अगर किसी का हृदय खराब है, उसका वॉल लीक है, तो भी रात में उसको धड़कन अपनी महसूस होती है, सांस फूलने लगती है और सडनली खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपकी जो भी ये बीमारी है उसको आप एक एक्सपर्ट को जरूर दिखाएं। ज्यादातर ये होता है ओबेसिटी के कारण, ओबीस हैं, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो आपको सडनली नींद खुल गई। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी नींद। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, बहुत बार एंजाइटी से भी ये सिम्टम्स होते हैं, तो आप कृपया करके किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लापरवाही ना करें कि हम उसको अपने आप ठीक कर लें। किस डॉक्टर को दिखाएं? आप किसी भी मेडिसिन को दिखाइए, डायग्नोसिस तो बनाएगा क्या है। ठीक है, ठीक है। तो आप जो डॉक्टर ने सलाह दी है, किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाइए और पहले उसकी वजह पता करनी होगी कि किस वजह से हो रहा है, और इसी हिसाब से आपका जो इलाज होगा वो आगे होगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, दिलीप ने उत्तराखंड से कॉल किया है। दिलीप, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। मैम, मेरे ये बाईं तरफ सीने में दर्द होता है मैम। कभी कभी जैसे सांस लेता हूँ मैं तो सुई की तरह चुभता है, सांस नहीं ले पाता हूँ मैं। ठीक है, कब से हो रहा है ये समस्या? ये तो मैम लगभग हो गए 8-9 साल हो गए। अभी मैंने दवाई कभी नहीं ली। आपने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया है कभी? डॉक्टर को 7-8 साल पहले मैंने एक दफे कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में ईसीजी करवाई थी। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को मतलब एक दवाई लिखी थी, तो मेरा मतलब ऐसी आर्थिक तंगी के कारण मैं जो है वो दवाई नहीं ले पाया। अच्छा, वो दवाई भी आपने नहीं ली। डॉक्टर अनुराजेश, क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमें डॉक्टर यादव बता रहे थे कि जो चुभने वाला है, हाँ, तो क्या हो सकता है? 8 साल से ऐसी समस्या है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर 8 साल से है और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है और ईसीजी में नो डायग्नोसिस है, तो देयर आर चांसेस कि कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, प्लूराइटिक पेन और भी कोई डायग्नोसिस हो सकता है। फिर भी अगर अवेलेबल है तो एक स्ट्रेस ईसीजी ज़रूर करना चाहिए। उससे पता चलेगा कि इनके प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड हैं या नहीं। ठीक है। आप कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर पटेल? ये जो चुभने वाली बात है, कई लोगों को होती है। हाँ, कि कुछ चुभन सी महसूस होगी जी, तो क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर इतना लंबा चल रहा है, 8 साल से ये समस्या हो रही है? दिलीप जी, आपकी उम्र कितनी है? शायद कॉल पे नहीं है दिलीप। 39 साल। हाँ, 39, 39 है ना?
जी। तो ये उम्र तो 39 ईयर्स है, इसका मतलब 8 साल पहले, मतलब 31 साल 30-31 साल की उम्र में आपको ये चेस्ट का पेन था। जैसे मेरे कलीग ने अभी, यादव जी ने भी बताया था कि हार्ट का एक कारण हो सकता है कि चेस्ट में पेन होने का। इसके अलावा मेनली जो दूसरा है, न्यूरोलॉजिकल कॉज भी हो सकते हैं, लोकल कॉज भी हो सकते हैं, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब आपकी पेट से संबंधित भी, जैसे एसिडिटी होना, गैस होना, इस कारण से भी होता है इस उम्र में। लेकिन अगर पेन लगातार बरकरार है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और जो एंजाइना लगातार बरकरार है, तो ज़रूर आपको एक बार फिर से, जैसा कि मैडम ने बताया, कि स्ट्रेस ईसीजी करा लेना चाहिए, या कार्डियोलॉजिस्ट को बताकर, जैसे उनकी सलाह मिलेगी। अगर हार्ट में कहीं खून का सप्लाई कम हुआ, कोरोनरी आर्टरी में थोड़ा सा भी खून का सप्लाई कम होना चालू हुआ, तब भी पेन हो सकता है। लेकिन 8-9 साल से लगातार बीच बीच में आपको पेन होता है, तो ज़रूर आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मार्गदर्शन लेके, जैसे वो बताएंगे, ईसीजी और अन्य टेस्ट बताएंगे, तभी कंफर्म हो पाएगा कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम हार्ट की है या नहीं है। ठीक है। डॉक्टर यादव, जब मैंने पूछा था कि दिल की धड़कन धीमी है या कम है, उसके लिए आपने कुछ सिम्टम्स बताए थे। अगर मैं जेनरिक सिम्टम्स पूछूं कि क्या दिल की बीमारी का संकेत भी हमें बहुत बाद में मिलता है, लक्षण बहुत बाद में दिखाई देते हैं, या शुरुआती भी कुछ लक्षण हैं जिन पर नहीं, ध्यान बिल्कुल देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सडन होगा, हम इग्नोर करते हैं। हृदय से सबसे कॉमन लक्षण क्या क्या है, अगर आपको वो हो रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपको हृदय रोग हो सकता है। सबसे पहला है कि आपकी चलने में सांस फूलती है। अगर आपकी चलने में सांस फूलती हो तो लंग के कारण भी हो सकता है, एनीमिया के कारण भी हो सकता है, बट हृदय रोग के कारण भी हो सकता है। दूसरा सबसे है कि चलने में सीने में दर्द, सीने में भारीपन, जो कहते हैं ना बाएं हाथ में गया, गर्दन की तरफ गया। तो अब हम ये मानते हैं कि कोई भी सिम्टम्स चिन और अम्बलाइकस के बीच अगर एक्सर्शन पे ही होता है और आराम करने से ठीक हो जाता है, तो ज्यादा चांसेस है वो हृदय रोग होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपको चक्कर आना, बेहोश होकर गिर जाना, आपकी दिल की धड़कन तेज होना। लोग उसे नहीं कहते सब पैल्पिटेशन होता है हमको, आपकी दिल की गति 120 130 बड़ी अचानक बहुत तेज हो गई, फिर शांत हो गई, ये भी एक कारण हो सकता है। आपके उंगलियों में नीलापन है, आपके ओंठों पे नीलापन है, ये भी हृदय रोग को इंगित कर सकता है। तो अगर ये सब चीजें, पैरों में सूजन आपको हो रही है, किसी ने कहा साहब मेरे तो पैर सूज रहे हैं, ये भी हृदय रोग से हो सकता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं और आपको और भी रिस्क फैक्टर्स अगर हैं, तो जरूर ये मानिए कि ये हृदय रोग हो सकता है और अपनी जांच कराइए। बिना जांच के तो कोई नहीं बता सकता कि आपको है कि नहीं। बिल्कुल। एक कॉलर हैं, प्रमोद ने दिल्ली से हमें कॉल किया है। प्रमोद जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, वो धड़कन तेज रहती है और थोड़ा सा जैसे सांस फूलने लगता है, तो उसके लिए आपकी क्या उम्र है प्रमोद जी? आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 37। ठीक है। आपका वजन कितना है? वजन मेरा 51 साल। 51? 37। आपका वजन कितना है? वजन मेरा 51 केजी, 50 केजी। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। और ये जो सांस फूलने वाली बात आप बता रहे हैं, कब से हो रहा है? आपका वजन कितना है? 51। ठीक है। टीवी की आवाज कम कर दीजिए बिल्कुल। मुझे ये बताइए, कब से समस्या ज्यादा हो रही है आपको ये? ये लगभग 2-3 महीने। अच्छा, 2-3 महीने से हो रही। ठीक है प्रमोद जी, मुझे बताइए, आप फिलहाल होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी? एलोपैथी। डॉक्टर यादव? देखिए, एक सिंपल बात जानिए कि अगर आपको 3 महीने से चलने से धड़कन हो रही है और सांस फूल रही है, तो अपनी जांच जरूर कराएं। बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, आपने इसको दिखाया नहीं हो, आपके हार्ट की वॉल्व की खराबी हो सकती है, हार्ट के मसल की खराबी हो सकती है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, तो इसके तमाम कारण हैं। बट ये मानिए कि अगर 3 महीने पहले आप ठीक थे, और पोस्ट कोविड भी बहुत कॉमन है आजकल, आपको कोविड हुआ हो तो ये सिम्टम जो आप बता रहे हैं ये बहुत कॉमन है, तो आप अपनी जांच कराइए कि किस कारण से हो रहा। बट एक चीज जरूर जानिए कि अगर 3 महीने से आपके सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, इसको जरूर किसी डॉक्टर को दिखाइए, तो आपकी डायग्नोसिस बना के आपका उपयुक्त इलाज करेगा। कॉलर कपिल जुड़े हैं नोएडा से हमारे साथ। कपिल, शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए, क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार मैम, मैं कपिल बोल रहा हूँ नोएडा से। मैम, मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे कॉन्टिन्यूसली अपना बीपी मॉनिटर करता रहता हूँ,
तो हमेशा ही मेरा बीपी लोअर साइड में होता है बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मली 75 और अपर जो होता है वो रहता है 100 के आसपास। तो इससे क्या मेरे हार्ट को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, या ये प्रेजेंट में भी कोई प्रॉब्लम है मेरे हार्ट के लिए? ठीक है, आपका उम्र बताइए आप अपनी। मैम मेरी उम्र 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स है। ठीक है, कपिल को आप क्या सलाह देंगे अगर इस तरह से बीपी थोड़ा लो है तो क्या आगे जाके वो दिल की बीमारी का कारण बन सकता है? नॉट एट ऑल, क्योंकि अगर बीपी लो है बट इतना भी लो नहीं है, 100/75 इट्स ओके, तो इट इज़ सेफ फॉर हिम, आगे जाके बीमारी की कोई संकेत नहीं है। ठीक है, तो यानी इस वजह से ये और टेंशन ना लें कि आगे हाँ, तो क्या कर सकते लेने की हैं? कोई इसके ज़रूरत पीछे नहीं कुछ है। क्या कारण हो सकते हैं कि बीपी अगर आपका इट्स लाइक जेनेटिक, मतलब सर्टन पीपल आर हैविंग लो बीपी एज अ रूल, तो इट इज़ नो नीड टू वरी। अगर कोई सिम्टम्स है, अगर कोई साइंस डेवलप होती है, एक्सर्शनल डिस्निया जैसे सर ने कहा है, या पैल्पिटेशन डेवलप होती है, तब जाके इनको आगे डायग्नोसिस करनी होती है। अभी कोई डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू अ रूटीन हेल्थ चेकअप, एक हार्ट हेल्थ चेकअप अगर कर सकते हैं तो यू कैन डू इट। ठीक है, कपिल कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, बताइए कपिल। मैम एक और क्वेश्चन ये था कि जब कोई स्ट्रेस सिचुएशंस होती हैं बहुत ज़्यादा तो मुझे पेन होने लगता है चेस्ट में, और फिर मुझे कोई मेडिकेशन, कोई पेन किलर्स वगैरह लेने पड़ते हैं, मतलब नॉर्मली डॉक्टर के थ्रू ही लेता हूँ मैं, डॉक्टर से पूछ के ही। तो ये क्या हार्ट रिलेटेड इशू है या क्या, मतलब स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है चेस्ट? यानी आपकी कोई जांच नहीं हुई है और कोई? मैम नॉर्मली मैं हर साल अपनी रेगुलर चेकअप्स कराता हूँ, उनमें सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं, ईसीजी भी और बाकी सारे जितने टेस्ट होते हैं। ठीक है, डॉक्टर भट्टेल क्या हो सकता है? जैसे कपिल जी ने बताया कि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कपिल जी बता रहे हैं, उनकी उम्र जो देख रहे हैं, तो एक्टिव फेज ऑफ द लाइफ है, 37 ईयर्स है, 51 वेट है, और कुछ ना कुछ जो काम करते हैं। आई थिंक मेनली उनको स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इज़ ए मेजर रीज़न, कि जिसके कारण पेशेंट को कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी है, हम जो भी काम कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस हमें उसको समझना है। जो भी आप काम कर रहे हो कपिल जी, उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से डिसिप्लिन वे में प्री प्लान करके आप काम करिएगा। जीवन को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, 8 घंटे अपने लिए, 8 घंटे वर्क के लिए, और बचा हुआ 8 घंटे परिवार, समाज, मित्र, इस तरह से हमें डिवाइड करना चाहिए। नियमित जीवन, खान पान में नियमितता, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च मसाला वाला ऐसा भोजन ना करें, और नियमित प्राणायाम, योग, ध्यान, इनको जीवन का हिस्सा बनाएं, तो मुझे लगता है कि जो एंग्जाइटी है उसका लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हार्ट के ऊपर जो आपको लग रहा है वह भी कंट्रोल में आ जाएगा। घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं लगती मुझे इसमें। ठीक है डॉक्टर यादव, जब कारणों की बात कर रहे हैं तो आपने जैसे कहा कि बार बार लाइफस्टाइल की बात हो रही है, और जेनेटिक्स आपने सबसे बड़ी बात बोली। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट से जुड़ी बीमारियां रही हैं या हार्ट अटैक रहा है, जैसे कैंसर को लेकर भी बोला जाता है कि अगर कैंसर है तो आगे हो सकता है फैमिली में कैंसर हो, ऐसे लोग क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं? क्या है जो उन्हें बिल्कुल देखिए, नियम मान लेना हमारे यहाँ कहावत थी ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये कहावत तो सब जानते हैं। अगर आपकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको मालूम है कि आपके फादर 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक के शिकार हुए, आपकी मदर डायबिटिक हैं, आपकी सिस्टर डायबिटिक हैं, तो ये याद रखिएगा, अगर लाइफस्टाइल नहीं ठीक रखी तो हार्ट अटैक को तो आप आमंत्रित कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि भाई आओ 40 साल में मेरा हार्ट खराब करो। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के साथ तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। करना तो सब बता रहे हैं कि हमको एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। कभी कभी ये कंसेप्ट आता है ना, सब मैंने तो तेल खाना छोड़ दिया, फैट लेस डाइट ले रहे हैं, बहुत खतरनाक है। आपके शरीर के हर कोशिका को फैट चाहिए, स्पेशली असेंशियल फैटी एसिड चाहिए जो बाहर से मिलते हैं। तो फैट खाइए, बट अच्छा फैट खाइए जिसमें खूब पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड अवॉइड करिए। खूब फ्रूट्स खाइए, फाइबर्स खाइए, कम खाइए, बार बार खाइए, वजन कंट्रोल रखिए, नमक कम खाइए। कम उनके लिए खाइए जो मजदूर नहीं है, फावड़ा नहीं चलाते। जो फावड़ा चलाते हैं, जिनको स्वेटिंग बहुत होती है, उनको कम कर दिया। और एडवर्स इफेक्ट है, नो स्मोकिंग, नो टोबैको। हमारे ख्याल से कोई पद्धति ये नहीं कहेगी आप स्मोकिंग करो, टोबैको खाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे बार बार हर आदमी कह रहा है कि रिलैक्स रहो, स्ट्रेस से दूर करो। अब तो हमारे जो एलोपैथिक में भी 8 कमांड में गुड स्लीप को डाल दिया गया है। यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप। ये करोगे, कंट्रोल रखोगे, खुश रहोगे, तो शायद लंबा जियोगे, बिना हृदय रोग के जियोगे।
वरना ये हृदय रोग रुलाता बहुत है एक बार हो जाए तो। जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात से हमारे पास कॉल आया है, विजय ने हमें कॉल किया है। विजय जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या समस्या है? मुझे पहले हार्ट में पेन होता था जी। तो तभी डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी थी एटेनेम। वो लेने के बाद मुझे पेन नहीं रहता था, लेकिन अभी फिलहाल पेन इतना ज़्यादा है और मुझे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, तो और बड़ा थकान सी ज़्यादा लगती है, तो क्या कारण हो सकता है? विजय जी, आप किस पैथी के विशेषज्ञ से बात करना चाहेंगे, सलाह लेना चाहेंगे? जी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी? एलोपैथी। डॉक्टर यादव? विजय जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हाइपरटेंशन है, क्योंकि आपकी जो दवा दी जा रही है वो ब्लड प्रेशर की दवा दी जा रही है। अगर आपको एक पेन होता है कि साहब एक जगह बहुत पेन हमको 10 दिन से होता है और हम छूते दबाते वहाँ बहुत दर्द होता है, तो वो हार्ट का दर्द नहीं होता है। बहुत बार ये जैसे बताया कि इसको हम लोग बहुत कॉमन सिम्टम्स कहते हैं, कॉस्टोकार्डाइटिस का पेन होता है। बट अगर आपको पेन ज़्यादा है, चलने पे हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, तो लापरवाही ना बरतें, कृपया किसी डॉक्टर को जाके दिखाएं, अपनी जांच कराएं। हम इस समय आपको आपकी परिस्थितियों को देख के ये वाजिब नहीं समझते कि हम आपको ये कहें कि आप रिलैक्स हो जाएं। आप अपनी जांच जरूर कराएं जाके। ठीक है। एक और कॉलर है पुष्पेंद्र, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। पुष्पेंद्र, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी। जी बताइए। नमस्कार। ये जी पुष्पेंद्र जी, एक बार में अपना सवाल पूछिए। ये हमारे दाहिने हाथ में और सीने में दर्द होता रहता है। कब से हो रहा है ये दर्द आपको? लमसम 1 महीना से। ठीक है। आपकी उम्र क्या है अभी? 48। 48 साल उम्र है और आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी तक? अभी नहीं। ठीक है। अपना वजन भी बता दीजिए। लमसम 55 किलो। लगभग 55 किलो। डॉक्टर अनु, ये मैंने वही कहा कि जब चुभन वाला दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, मिथ्स भी बहुत हैं लोगों के अंदर, सही जानकारी पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दर्द को कैसे देखें और कैसे समझें कि वो दर्द दिल की बीमारी से जुड़ा हुआ है या वो कुछ और संकेत दे रहा है? जैसे डॉक्टर यादव ने भी कहा है, दिल की बीमारी का दर्द जो है प्रिकॉर्डियल पेन होता है, मतलब सेंटर ऑफ द चेस्ट। प्रिकॉर्डियल पेन, उसके साथ जॉ में भी पेन, गले में भी पेन, हाथ में भी दर्द हो सकता है। तो इनके लिए सलाह यही है कि वो जाके अपने जांच कराए, वो अपने कार्डियक मार्कर्स एक बार जांच कराए, ईसीजी कराए। अगर ईसीजी में कोई भी एब्नॉर्मैलिटी है तो स्ट्रेस टेस्ट कराए, और उसमें भी कोई एब्नॉर्मैलिटी है तो इकोकार्डियोग्राफी कराए, और उनकी जांच के बाद ही पता चलता है। कोई दर्द अगर होता है और थोड़ी देर में ठीक हो जाता है तो हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, हम डॉक्टर से जांच नहीं कराते। डायग्नोसिस के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हार्ट डिजीज नहीं है। अगर हार्ट डिजीज नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अगर हार्ट डिजीज डायग्नोस होता है तो फिर दवाई लेने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अनु, स्ट्रेस और एक कोलेस्ट्रॉल को लेकर बात होती है कि ये दोनों चीज़ें दिल की बीमारी की तरफ आपको ले जा सकती हैं। आप प्रिवेंटिव मेजर्स की होम्योपैथी में बात कर रही थी। मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की समस्या या तो फैमिली में है, या आपका वज़न ज़्यादा है, या स्ट्रेस लेने की आदत थोड़ा ज़्यादा है, वो पर्सनालिटी में ही है आपके, उसमें होम्योपैथी किस तरह से मदद करती है? राइट। स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल दोनों मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ताकि जैसे कि एज हो गया, बढ़ती उम्र में हार्ट डिसीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मेल्स में हार्ट डिसीज़ के चांस बहुत ज़्यादा है, हेरिडिटरी हार्ट डिसीज़ के चांस बहुत ज़्यादा है। वो नॉन मॉडिफाइबल है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। स्ट्रेस लेना छोड़ सकते हैं, बट ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। तो आप मेडिटेशन या और कोई तरीका यूज़ कर सकते हैं ताकि आप डी स्ट्रेस हो जाए। कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एक बीमारी, एक प्रॉब्लम है अभी इंडिया में, इट इज़ वेरी पॉपुलर। तो इसमें सर ने भी कहा है फैट का यूज़, ट्रांस फैट को आप अवॉइड करें, बिल्कुल ज़ीरो। ट्रांस फैट मतलब जो पैकेज आइटम्स में, जैसे कि केक हो गया, कुकीज़ हो गया, जो हीटेड ऑयल्स, रीहीटेड ऑयल्स, या फिर ऑयली फ्राइड डाइट, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप अवॉइड करें, कम्प्लीटली अवॉइड करें। गुड फैट को यूज़ करें, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैट, वो जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो सी फूड, फिश वैरायटी में आपको मिलते हैं, नट्स में मिलते हैं, बीन्स में मिलते हैं, उसको आप अपने डाइट में इंक्लूड करें।
तो अगर आप उसको इंक्लूड करें तो गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब HDL कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दैट इज़ LDL कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो HDL इज़ प्रोटेक्टिव फॉर हार्ट। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं तो फिर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक कॉलर है, कुमार ने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है कुमार जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। प्रश्न यही है कि क्या नाम है, मेरे पेट में या कभी कभी बाएं साइड सीने के लास्ट में निचले हिस्सा में जैसे लगता है कि चूंटी काट रही है, चींटियां जैसे काट रही है, काटती नहीं है। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया है? और एक चीज और होता है, जैसे मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो जैसे लगेगा कि घबराहट टाइप होने लगती है, ऐसा घबराहट होती है आपको बात करने में? हाँ, जैसे लगता है कि घबराहट टाइप। ठीक है, आपकी उम्र क्या है अभी? उम्र है 40। ठीक है, आपका वजन भी बताइए। वजन है 63-64 है। ठीक है, ठीक है कुमार जी, इसको लेकर अभी हमने बात की है और तमाम विशेषज्ञों ने अपनी तरफ से सलाह भी दी है। शायद यही होगा कि एक बार चेकअप कराएं, एक बार आप जाइए डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो संकेत है, जो लक्षण आपको दिख रहे हैं उनके बारे में बताइए और एक बार डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा नहीं जा सकता। बताते हैं तो कोई कहता है कि शुगर है, तो कोई कहता है कुछ, इसीलिए कोई कहता है पे मत जाइए, एक बार कुमार जी अच्छे से अपनी जांच कराइए, अच्छे विशेषज्ञ, अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए और फिर अपना इलाज करवाइए। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जब मैं डॉक्टर यादव कोलेस्ट्रॉल को लेकर बात कर रही हूँ और स्ट्रेस को लेकर बात कर रही हूँ, जो मेजर कॉजेज हैं उन पर बात हो रही है, क्यों लाइफस्टाइल डिजीजेस की जब हम बात कर रहे हैं, इंडिया एक तरह से उनकी कैपिटल बनता चला जा रहा है। क्या ऐसा है, हम समझ रहे हैं या कि पैक्ड फूड नहीं खाना है, अच्छा फैट लेना है, डाइट अच्छी रखनी है, लेकिन उसको फॉलो करने में क्यों पीछे रह रहे हैं? देखिए, एक बहुत ये हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटिक हो चुके हैं और हृदय रोग भी हमारे यहाँ करीब जो हम लोग का करीब 7 करोड़ से 8 करोड़ लोग हृदय रोग से ग्रसित हैं। 8 करोड़ 6 से 8% पॉपुलेशन हृदय रोग से ग्रसित है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि हम इंडियन जेनेटिकली भी ज्यादा प्रोन है कोरोनरी आर्टरीज के लिए, जेनेटिकली भी प्रोन है। दूसरा हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, खासकर बच्चों की। पहले आपने देखा ही नहीं होगा कोई बच्चा मोटा होता हो, अभी तो सर्वे आ गया कि करीब 25% बच्चे मोटे हैं, 25%। और जो मैं कह रही हूँ जिनका वजन ज्यादा नहीं भी है तो भी मुझे लग रहा है उनको आप बाहर का खाना भी खिला रहे हैं कि वजन तो है नहीं तो इसलिए वो फिट हैं। बेसिक एक सिंपल बात है जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि बच्चों को कि साहब बच्चों को घी खिलाओ, मक्खन खिलाओ, मोटा करो। ये तो दुबला है, गाल अंदर है, भैया वो ज्यादा सुंदर बच्चा है और अगली बार फ्यूचर में भी सुंदर रहेगा। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। मैं कहता हूं जब से बच्चा पेट में है तब से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, क्योंकि तभी से उसको पहली बात जो बीज बोया जाता कोरोनरी आर्टरी डिजीज में वो बचपन में ही बोया जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ एवरेज HDL कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, हिंदुस्तानियों में कम रहता है। तो हमारे यहाँ जो वेस्टर्न कंट्री से गाइडलाइन में LDL कोलेस्ट्रॉल 20 मिलीग्राम कम माना गया कि वो है तो आप हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के शिकार हैं। और उसका कारण खान पान है, खान पान से तो 20% रिलेशन है, पर जेनेटिक भी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर है तो दवाई जरूर खाएं, क्योंकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल का हार्ट अटैक से सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। तो अगर आप डाइट से नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल मोटे हैं या पतले से नहीं समझा जाता? नहीं, मोटापे से ज्यादा होगा। जैसे बार बार हर आदमी एक ही बात कह रहा है, मोटापे से चांसेस ऑफ डायबिटीज ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। तो क्योंकि कई लोग बेहद दुबले हैं, वो कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल है, क्योंकि वो जेनेटिक होता है। जैसे अभी बार बार हर आदमी एक ही बात कर रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत कुछ हमारा जेनेटिक मेकअप के कारण बढ़ा होता है, बट बढ़ा है ना तो उसका इलाज जरूर करें। ये मत करें डॉक्टर फालतू की दवाएं लिख देता है। आजकल एक बड़ा कंसेप्ट हुआ है, डॉक्टर साहब को तो एक दवा लिखनी होती है, बिल्कुल नहीं लिखनी होती है। मान लीजिए अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो 160 से ऊपर LDL कोलेस्ट्रॉल में दवा की जरूरत है। आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं तो 130 के ऊपर दवा की जरूरत है। और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो LDL कोलेस्ट्रॉल 70 से ऊपर नहीं रखना है। आप मोटा ये जानिए। ठीक है डॉक्टर बटेर, कोलेस्ट्रॉल सही रहे, बढ़े ना, सेहतमंद हम रहें, क्या है ऐसा किचन में खजाना? आपने 2-4 चीजों का जिक्र किया है। काफी बातें इस पर हो चुकी है। मैं आप दर्शकों को सामान्य चीजें जिससे हम इसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, सबसे 5 चीजें आप जरूर अपने जीवन में अपना लीजिए। एक है लहसुन, है ना।
लहसुन की नियमित 3 से 5 कली अगर आप लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड आपका हमेशा कंट्रोल में आएगा। अदरवाइज कि बहुत ज़्यादा आपका दूसरे खान पान की चीज़ें हो या फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिया हाइपरलिपिड्स की कंडीशन हो तो बात अलग है। दूसरा है मेथी बीज। रात में 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो के रख के रोज सवेरे नियमित उसको चबा कर खाएंगे, तब भी आपकी लिपिड्स की लेवल, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में आना चालू होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पे डॉक्टर यादव जी ने भी अपना लक्ष्य दिया था कि कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको सामान्य भाषा में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो 40 से 60 की रेंज में रहना और 60 से ऊपर बहुत ही कम लोगों का होता है, बहुत ही बेहतर माना जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा उतना हार्ट अटैक होने की या कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने की क्षमता कम होती है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखने के लिए काफ़ी रिसर्चेस की गई और उसी के परिणाम मैं बता रहा हूँ कि हल्दी जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है जो इंडियन किचन का कंप्लीट हिस्सा रहा है आज तक। हल्दी, और उसमें 2 प्रकार की हल्दी होती है, एक हरिद्रा और एक दारू हरिद्रा बोल के। इन दोनों चीज़ों का, अगर दारू हल्दी नहीं भी है, हल्दी का नियमित हर व्यक्ति को आधा चम्मच कम से कम दिन में सेवन करना चाहिए। हो सके तो कच्ची हल्दी ला के रात में भिगो के सवेरे चबा के खा लेना चाहिए। इसी के साथ में जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अदरक या सूंठ। इसकी नियमित मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो एसिडिटी ज़रूर होगी, लेकिन कम मात्रा में ज़रूर अपने भोजन में या खाने के पहले, अगर जिसको हाइपरटेंशन नहीं है या बॉर्डर लाइन पे है तब भी अदरक के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट कहते हैं, उसको मिला के चबा के ज़रूर ले लीजिए। और एक रहनी बात, हिंग मतलब जो एक अपने इंडियन किचन में यूज़ होता है दाल में वगैरह, वो ज़रूर हर किचन में उसको यूज़ करा जाए। और उसके साथ में 2 महत्वपूर्ण फल हैं जैसे अनार और ग्रेप्स, ये दोनों का भरपूर मात्रा में। ग्रेप्स पे काफ़ी स्टडी हो गई जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और सब्सिक्वेंटली एथेरोस्क्लेरोसिस जिसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है उसमें भी। और वेजिटेबल्स में विशेष कर चुकंदर, गाजर, मेथी, इनका भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाए। बिल्कुल, और ये सभी जो चीजें हैं ये आसानी से उपलब्ध जी, होती मैं हैं वही। और इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आपने लहसुन को लेके समय नहीं बताया था, वो भी थोड़ा बताइए। आपने हाँ। कहा 4 से 5 कली खा जी। सकते हो, कभी भी खाई जा सकती इसके विशेष कर जो लोग थोड़े से मोटे हैं तो वो लोग सवेरे नाश्ते के पहले 3 से 5 कली ले लिया जाए, और वो लोग जो लोग दुबले हैं तो वो लोग भोजन के साथ 1 से 2 कली। लेकिन जिसका जो सामान्य भाषा में कहते हैं कि जिसको पित्त बढ़ता है, जो पित्त प्रकृति वाले या गर्म मिजाज वाले हैं, वो लहसुन का प्रयोग ना करें। अच्छा। वो ज़्यादा करके मेथी का प्रयोग कर लिया जाए या हल्दी का प्रयोग करें जो गर्म प्रकृति के लोग। ठीक है। डॉक्टर यादव, एक सवाल मेरा उन बच्चों के लिए है जो हम कहते हैं, सुनते हैं कि दिल में छेद है, ऐसे बच्चे हैं, इनको लेकर कहाँ तक कभी ट्रीटमेंट पहुंचा है या क्या इस दिशा में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, दिल में जो जिससे हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं, बेसिकली ये हृदय रोग आपके, जब आपका हृदय बनता है 6 वीक में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो इसमें हृदय प्रॉपर बन नहीं पाता। वो या तो उसमें हार्ट के चैम्बर उल्टे सिलसिले जुड़ जाते हैं, जो नसें हार्ट की होती हैं वो उल्टी सीधी छेद रह जाता है। बड़े कॉम्प्लेक्स से कंजेनाइटल डिजीज होते हैं। ये मान लीजिए कि बहुत कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अगर समय पे इलाज हो जाए तो वो बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी जीता है। जैसे कहते हैं ना ASD VSD, वो ऊपर छेद है, बीच में छेद है। इसमें सबसे ज़रूरी है, जैसे बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं, बड़ा दुख होता है, ASD आज के ज़माने में ये 100% क्योरेबल है। अब बच्चे को ASD डायग्नोस हुआ, डॉक्टर साहब ने कहा वो अपने आप भर जाएगा। अच्छा। और वो अपने आप बड़ा सा ASD था, धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी लगता है तो लंग का प्रेशर बढ़ता गया, उसके बाद वो लंग का प्रेशर इतना बढ़ गया कि इनऑपरेबल हो गया। तो एक चीज जानिए, अगर किसी डॉक्टर ने आपके बच्चे को कहा है कि बच्चे के हार्ट में छेद है तो कृपया करके एक क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाइए, उसका इको कराइए, और अगर डॉक्टर सलाह दे रहा है कि इसकी सर्जरी कराइए, आजकल तो बिना सर्जरी के भी बंद हो जाते हैं, बहुत से डिवाइसेस आ गई हैं, तो ये प्रैक्टिकली ज़्यादातर बीमारियां क्योरेबल हैं, आप क्योर हो जाते हैं। तो इस पे, और हमारे यहाँ हम लोग बड़ा दुर्भाग्य इसको मानते हैं कि कुछ डॉक्टर ही कह देते हैं अपने आप भर जाएगा, वो वेट करते रहते हैं और लास्ट में इनऑपरेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्टर अनु, जब ट्रीटमेंट के लेवल पर हम बात करते हैं तो क्या दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बढ़ी जा सकती हैं? अगर आप एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं या आयुर्वेद की मदद ले रहे हैं तब भी आप होम्योपैथी कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी को लेकर लोगों के मन में ये बात है कि बहुत नियम कायदे से चलना होता है, बहुत परहेज है, तो इसे लेकर आप क्या बताएंगे? राइट।
हार्ट डिजीज़ को हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब होम्योपैथी विल बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो उसमें ज़्यादा नियम कानून की प्रॉब्लम नहीं है इसमें। होम्योपैथिक मेडिसिन हम एक इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन चूज़ करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर। अगर हमने चूज़ किया मेडिसिन और करेक्ट डोसेज और करेक्ट पोटेंसी चूज़ किया है, वो आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस बताए जाते हैं वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फॉर द इंडिविजुअल, स्पेसिफिक फॉर द मेडिसिन। वो हर एक को फॉलो, जनरलाइज्ड रूल नहीं है उसके लिए। वो आपके लिए डिफरेंट होगा, मेरे लिए डिफरेंट होगा, तो वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। जैसे आपने फैमिली हिस्ट्री की बात की, होम्योपैथी में कोई दवाई है जो एक फैमिली ले रही है, उसने किसी दूसरे को भी बता दिया, ऐसा तब सभी पैथी में होता है। क्योंकि कितनी मात्रा लेनी है, कब लेनी है, ये भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी इस पे भी जागरूक होने की ज़रूरत है लोगों को, कि हर व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लेनी है। ये होम्योपैथी में डेफिनेटली वो मेरे ख्याल से वो एलोपैथी में भी, आयुर्वेदा में भी एक कॉमन अप्रोच इज़ नॉट एप्लीकेबल। एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच विल बी द बेस्ट पॉलिसी। तो होम्योपैथी तो वही चीज़ मानते हैं, एक फैमिली में अगर किसी को दिया है तो वो दूसरा कोई नहीं खा सकता, उसके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच ही है, वही लाभदायक होगा, दूसरा नुकसानदेह हो सकता है। अब क्योंकि दिल की बात हो रही है, एक स्ट्रेस को लेकर, जैसे अभी डॉक्टर अनु ने भी बोला था, बोल देते हैं आराम से, लेकिन करना मुश्किल होता है। तो आप लोग अपने मरीजों को कैसे समझाते हैं जो स्ट्रेस की वजह से दिल की देखिए, एक सिंपल बात याद है, आपके पास काम का बोझ है, होता हम भी 12 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप काम कैसे करते हैं। आपको जब स्ट्रेस होता है, अभी तक आप, अगर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो आप हंसेंगी, स्ट्रेस का डायरेक्ट हार्ट डिजीज से कोई संबंध नहीं प्रूव हो पाया है। अच्छा। क्यों होता? इनडायरेक्ट है। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, खान पान ठीक नहीं होता, आप सोते ठीक से नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, आप कोक पीते हैं। तो स्ट्रेस का इनडायरेक्ट जो रोल है वो बहुत स्ट्रांग रोल है। आप खुशी होकर, जैसे मैं आया हूं, मैं खुश होकर 1 घंटा आपसे बात कर रहा हूं, एक होकर मैं स्ट्रेस से आया हूं कि भाई 1 घंटा मुझे टीवी में देखना है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। तो स्ट्रेस का इनडायरेक्टली, और ये डेफिनेट है, जब आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल होगी, आपका हाइपरटेंशन अनकंट्रोल होगा। ये बिल्कुल आप मान लीजिए, ये मत कहिए कि नहीं होगा। तो स्ट्रेस का डायरेक्ट रोल तो भले इतना है, इनडायरेक्ट रोल इतना है आपको हृदय रोग करने के लिए, और हृदय से नहीं, ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब तो आप हृदय रोग की बात करना बंद कर दीजिए, स्ट्रेस से आपकी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आती हैं। तो डिसस्ट्रेस, अ गुड स्लीप, हर आदमी एक ही बात कहेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अब प्रैक्टिस की बात है डॉक्टर पटेल, योग और मेडिटेशन को बहुत बहुत कारगर माना गया है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, लेकिन लोगों के मन में मुझे लगता है मेडिटेशन को लेकर भी बहुत, उसको बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत तपस्या जैसी चीज़ की ज़रूरत है। तो कैसे करा जा सकता है? धीरे धीरे। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मैडम। मेडिटेशन मतलब इसका ऐसा कोई नहीं है कि हमें किसी भगवान को याद करना है या किसी संत बाबा को याद करना है। मेडिटेशन मतलब आप अपने आप में सीमित होना है, अपने आप को महसूस करना है। तो जहाँ आपको कन्वीनियंट लगता है, जहाँ आप कंफर्टेबल, जहाँ आप खुश मिजाज रह सकते हैं, घर का कोना हो, पार्क हो, बालकनी हो, जहाँ पर आप बैठ सकते हो, वो कुछ क्षण आप अपने आप को थोड़ी देर आंख बंद कर कर सिर्फ अपने सांसों को ध्यान दिए। अगर आप 5 मिनट भी ऐसा कर लेंगे तो आपका जो साइको न्यूरो एंडोवैस्कुलर जो एक्सिस है, अप टू द इम्यून एक्सिस जो है, वो सारा का सारा रेगुलेट हो जाता है। तो मेडिटेशन मतलब ऐसी कोई दैवी चीज़ है ऐसा नहीं है, सिर्फ अपने आप को कुछ समय देना, अपने आप से जुड़ना है। तो मेडिटेशन हर व्यक्ति दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जैसे भी। अच्छा, जो वर्क की बात चल रही थी, एक उसका सिंपल तरीका बताता हूँ। हर घंटे में जो भी काम हम कर रहे हैं, 1 से 2 मिनट का पॉज ले ले और हल्का सा जैसे अपने आप को खाली सांसों को देख रहे हैं हम, 1 या 2 मिनट भी ऐसा कर ले। और तीसरा कार्य करने का एक सिंपल तरीका है, सहज बने, सरल बने और सत्यमय बने, तो जीवन आपका सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। ये हम सबको अपनाना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सहज भाव से करें। कोई ज़रूरी नहीं कि अब नहीं हुआ तो थोड़ी 10 मिनट के बाद हो जाएगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता जीवन। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम का जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर संतोष भट्टेड़ आपका, डॉक्टर राकेश यादव आपका, डॉक्टर अनु राजेश, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि कैसे अपनी आदतों को बदलकर, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े छोटे मोटे परिवर्तन करके, धीरे धीरे शुरुआत करके अपने दिल को, हृदय को बिल्कुल दुरुस्त रखा जा सकता है। तो आप भी तीनों विशेषज्ञों के जो सलाह हैं और सुझाव हैं उन्हें अपनाइए और रहिए बिल्कुल स्वस्थ।
अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम लेकर आएंगे आयुष्मान भव, और अगले हफ्ते शनिवार को बात होगी मेनोपॉज की। विशेषज्ञों से जानेंगे मेनोपॉज के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर करने के उपाय। तो जुड़िए हमारे साथ अगले शनिवार भी। और इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।